औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स डिस्कशन ग्रेन टेस्ट का डेटेड 29/8/2021 फिजिक्स पोर्शन MCQ 125। Two bodies of different masses are released from different heights. When both are 5 meters above the earth's surface, they have same. Different masses को हमने different height से फाल किया है। Different masses को हमने different height से फाल किया है। तो अगर वो तमाम बॉडीज जमीन से 5 मीटर above हो तो फिर आपके पास कौन सा पैरामीटर सेम होगा? A velocities, no, वेलोसिटी आपके पास सेम नहीं होता। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। तो वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर डिफरेंट हाइट से बॉडीज को फाल कर रहे हैं तो उनके वेलोसिटीज डिफरेंट होंगे, ठीक है। और अगर आप 5 मीटर अबव, बी ऑप्शन अगर आप देखें एक्सेलरेशन, तो याद रखें एक्सेलरेशन आपके पास तमाम बॉडीज का सेम होगा। तो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर दो बॉडीज डिफरेंट मासेस के, उनके वेट डिफरेंट होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए बी ऑप्शन, कोई भी बॉडी अगर आप फाल कर रहे हैं जिसके मासेस सेम हो या डिफरेंट हो, और अगर डिफरेंट हाइट से फाल कर रहे हैं तो उन तमाम बॉडीज का सिर्फ एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, बाकी वेलोसिटी और वेट सेम नहीं हो सकते अगर मासेस डिफरेंट हो और डिफरेंट हाइट से भी हम इसको फाल कर रहे हैं। अच्छा, 126 MCQ है। 126 MCQ, which one of the following displacement time graph is not possible? आप इस ए को देखें तो ए में आप देख सकते हैं सिंगल टाइम पे इस बॉडी के दो पोजीशंस होंगे। तो एक बॉडी तो सिंगल टाइम में दो जगह पर नहीं हो सकता एक साथ में, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0 बट द डिस्टेंस इज नॉन 0। तो इसका मतलब ये होगा v इज इक्वल टू s बाई टी। अगर t 0 होगा द स्पीड विल बी इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां पर आप देखिए टाइम कांस्टेंट है बट द डिस्टेंस इज गोइंग टू इंफिनिटी। डिस्टेंस आपके पास है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहां पर भी स्पीड इनफाइनाइट होगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए डी ऑप्शन, दीज ऑल आर नॉट पॉसिबल, ये तीनों आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो 126 में आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, 127 को अगर आप देख ले, अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन पोसेस, ए ऑप्शन रेडियल एक्सेलरेशन ओनली, बी ऑप्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, सी ऑप्शन एंगुलर एक्सेलरेशन ओनली, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक है। और जो नॉन 0 होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होता है बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा वो सिर्फ रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो एंगुलर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए 127 में आपके पास ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 है आपके पास, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। याद रखिए अगर एक बॉडी मोशन करे और एक्सेलरेटेड मोशन करे वेयर द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन 0, तो फिर सेकंड में, 3rd सेकंड में, 4th सेकंड में, 5th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास क्या होगा? तो इसके एक फार्मूला है, Sn is equal to Vi plus 2n minus 1 into A divided by 2. A divided by 2. अगर मैं टाइम इंटरवल 1 सेकंड ले रहा हूं तो फिर S1 की जरूरत नहीं है। तो Sn द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth इंटरवल, अब यहां पर nth 5th इंटरवल है, तो अगर आप देखिए 5th सेकंड तो n को आप 5 पुट कर लेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी आपको जो गिवन है तो इनिशियल वेलोसिटी से आप सिर्फ डिस्टेंस को उठा लोगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो आप इससे सिर्फ डिस्टेंस को उठा लो 10 मीटर। अच्छा 5n हमने पुट किए तो 2 5 10 -1 9
और एक्सेलरेशन आपके पास जो है 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज कैंसल। तो आपके पास S5 जो होगा इट विल बी 19 मीटर। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ 128। बी में आपके पास 19 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 128 में बी ऑप्शन 19 मीटर आपके पास जो है आंसर है। अच्छा, नाउ 129 में which of the following is the essential characteristic of a projectile? Which of the following is the essential characteristic of a projectile? याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर आप देख ले 129 में ए ऑप्शन इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, हाँ अगर 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो फिर ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसलिए ए इज नॉट पॉसिबल। बी, जीरो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होते हैं, वेलोसिटी जीरो नहीं होता हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यस एक्सेलरेशन आपके पास होगा इट विल बी जी। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी में 129 में सी है, द एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 2 डायमेंशनल ना हो तो फिर वेलोसिटी को इंक्लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी वेलोसिटी समिट पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर 2 डायमेंशनल में लूं तो इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, 130 a particle is moving on a horizontal road with velocity v. The stopping distance will be directly proportional to, तो 130 में याद रखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करेंगे कि वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क को मैं लिख सकता हूं Fx इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस मूव बिफोर स्टॉपिंग ये वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 130 में करेक्ट ऑप्शन सी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने इस्तेमाल करना है। 130 में आपको बता रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद वेलोसिटी v, द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क Fx this will be equal to the change in kinetic energy to half mv square। तो डिस्टेंस मूव्ड बिफोर स्टॉपिंग ये वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 130 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आएगा। अच्छा, अब 131 में in which of the following cases the work done can increase the potential energy? In which of the following cases the work done can increases the potential energy? तो याद रखिए सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है। तो अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन करें तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो 131 में कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि याद रखे वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ उस फील्ड में जो कि कंजर्वेटिव होगा, या सिर्फ उस फोर्स के लिए जो कि कंजर्वेटिव होगा। तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 131 में आपके पास जो है कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 132 a ball is allowed to fall down a height of 10 meter। टोटल हाइट आपके पास 10 मीटर है, 10 मीटर से हम इसको फॉल करें। ठीक है, अच्छा अब 40% एनर्जी लॉस हुआ, 40%
एनर्जी लॉस हुआ ड्यू टू द इम्पैक्ट, मींस अर्थ के साथ कोलिजन के दौरान 40% एनर्जी लॉस हुआ। देन आफ्टर वन इम्पैक्ट द बॉल विल गो अप टू, अगर ये बाउंस बैक होगा तो कितने हाइट पे ये आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर अगर आप देखें तो 40% एनर्जी लॉस्ट हुआ है। तो अगर 40% एनर्जी लॉस्ट हुआ है तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। तो अगर 10 मीटर, आप देखिए ना पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर 40% एनर्जी लॉस हो गया है तो इसका मतलब आपके पास ये होगा 10 मीटर 100% आप कंसिडर करें, 10 मीटर आप 100% कंसिडर करें, ठीक है। तो 40% अगर आपके पास जो एनर्जी लॉस होगा तो हाइट जो बाउंस बैक होगा वो भी 40% कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। अगर एनर्जी 40% लॉस होगा तो बाउंसिंग हाइट भी 40% लॉस होगा। अच्छा, तो 10 मीटर का 40 मीटर क्या होगा? तो आप देखिए थोड़ा सा, 10 मीटर को आप 100% कंसिडर करें, 10 मीटर को आप 100% कंसिडर करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% आपके पास 10% के बराबर होगा। 100, अगर 10 मीटर 100% के बराबर है, ठीक है, तो 1 मीटर आपके पास जो होगा 1 मीटर वो 10% के बराबर होगा। अगर 10 मीटर आप देखें, 10 मीटर इज 100%, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर 10% होगा। तो अगर 40% एनर्जी लॉस हो जाए तो 40% हाइट, बाउंस बेकिंग हाइट जो होगा वो भी कम होगा टोटल हाइट से। तो 40% मींस अब देख सकते हैं आप लोग कि अगर मैं इसको 40% लूं तो हाइट 4 मीटर होगा। तो 10 माइनस 4 मीटर ये आपके पास 6 मीटर बाउंसिंग बेक हाइट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6 मीटर। 132 में आपके पास जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट, 6 मीटर इज द आंसर। मैं एक दफा फिर रिवाइज करता हूं अगर आपको समझ नहीं आया। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी में 40% लॉस आया तो हाइट में भी 40% लॉस आएगा अगर बाउंस बैक होगा। तो 10 मीटर 100% के बराबर ले ले, तो अगर 10 मीटर 100% के बराबर है तो 1 मीटर 10% के बराबर होगा, और 40% 4 मीटर, तो इसका मतलब है कि 4 मीटर हाइट लॉस। तो 10 मीटर से 4 मीटर निकाल ले तो 6 मीटर ये बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर 132 में डी ऑप्शन। 133 अगर आप देख ले, an electric motor create a tension of 4500 Newton in a hoisting cable and reels it in at the rate of 2 meter per second. What is the power of electric power? ठीक है, electric motor, ठीक है। What is the power of electric motor? तो सिंपल, पावर का फार्मूला आपके पास है F इंटू V। यहां पर टेंशन है तो टेंशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, टेंशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो आपके पास 4500 टेंशन विच इज फोर्स और 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो आप 4500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बी ऑप्शन 9 किलोवाट will be the correct answer. Power is equal to product of force and velocity. तो फोर्स को मैंने टेंशन से रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो टेंशन भी और वेलोसिटी भी है, मल्टीप्लाई करें, सो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। अच्छा, 134 आपको क्या बता रहा है? 134 आपको बता रहा है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस एनर्जी डिक्रीज बाय 75 जॉल। ये 134 में आपको बता रहे ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस एनर्जी डिक्रीज, डेल्टा यू आपके पास जो है -75 जॉल है, क्योंकि डिक्रीज है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, जो डिक्रीज के लिए आप लोग नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एनर्जी डिक्रीज बाय 75 जॉल, तो इसका मतलब ये होगा कि द वर्क डन विल बी +75 जॉल, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास जो डेल्टा यू है दिस इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अगर एक्सपेंशन होगा
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर सिस्टम एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो जाए और 75 जूल वर्डन हो जाए तो एक्सपेंशन किसने करवा लिया, एनर्जी किसने प्रोवाइड कर लिया है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यूज हुआ फॉर द वर्डन, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आ जाएगा -75 जॉल। तो ये आपके पास +75 जॉल। द आंसर इज डी ऑप्शन, +75 जॉल। कोई भी सिस्टम अगर एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो जाए तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। तो एक्सपेंशन को हम कहते हैं द वर्डन इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन को हम कहते हैं द वर्डन इज अ पॉजिटिव, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज तो इट मींस नेगेटिव। अच्छा, 135 में ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 135 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगर सिस्टम एक्सपेंड होगा एडियाबेटिकली तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, द प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो 135 में आपके पास ए ऑप्शन ये करेक्ट आ रहा है। अच्छा, 136 if an ideal gas is compressed isothermally then 136 में आप देखिए if an ideal gas is compressed isothermally, तो आपको पता है isothermal means temperature is constant। तो अगर आप एक सिस्टम को isothermally एक्सपेंड करेंगे तो हीट आपने देना होगा जितना वर्डन हुआ, और अगर एक सिस्टम isothermally कंप्रेस हो जाए तो जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो उससे आपने हीट निकालना होगा, ठीक है। तो 136 में इफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस, ठीक है, हीट विल बी रिलीज्ड बाय द गैस। एक दफा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक सिस्टम को आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं तो जितना वर्डन हुआ उतना आपने हीट देना होगा, और अगर एक सिस्टम को आप आइसोथर्मली कंप्रेस करें तो जितना इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया होगा उतने हीट आप इससे निकाल लें, तब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा वरना नहीं रहेगा, ठीक है। 137 if in defining the specific heat temperature is expressed in Fahrenheit instead of centigrade then the value of specific heat, एक बात याद रखिए कि आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे जो टेम्परेचर में स्केल, आपको पता है कि सेंटीग्रेड स्केल को हमने 100 डिविजन्स में डिवाइड किया होता है। 1 डिवीजन 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल का 1 डिवीजन 1.8 फ़ारेनहाइट का होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटीग्रेड स्केल 100 डिवीजन में डिवाइड होता है और फ़ारेनहाइट आपके पास है 180, ठीक है। तो इसलिए फ़ारेनहाइट स्केल पे 1 डिवीजन का मतलब आपके पास होगा 1.8। तो देखिए, अगर मैं सेंटीग्रेड स्केल पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड में राइज लाना चाहता हूं और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में राइज लाना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे हीट किसको ज्यादा देना पड़ेगा, सेंटीग्रेड स्केल पे मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट पे कम हीट मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिवीजन स्केल फ़ारेनहाइट स्केल इज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसलिए फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर आप 1 डिवीजन में चेंज ला रहे हैं और सेंटीग्रेड स्केल में आप 1 डिवीजन चेंज ला रहे हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए आपको कम हीट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द सेंटीग्रेड स्केल, देन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिक्रीज। फ़ारेनहाइट में अगर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज लाना चाहते हैं सेंटीग्रेड के मुकाबले में तो हीट आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 137 जो है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 138 which of the following is same for particles in given loop of stationary waves, which of the following is same for particles, मतलब स्टैंडिंग वेव्स जो बनते हैं तो पार्टिकल्स के लिए कौन सी चीजें
जो है वो सेम होंगे। ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी नो, क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स में नोड पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो और बाकी के नॉन जीरो होता है। ठीक है, वेलोसिटी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता है। तो एक चीज आपके पास है और वो है फेज। याद रखिए स्टैंडिंग वेव्स के दरमियान, ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स ले लें लूप में, तो लूप का मतलब आपके पास ये होता है, ये आपके पास लूप, ये आपके पास लूप, और इस लूप में अगर आप देखें तो सारे पार्टिकल्स एक साथ में नीचे आएंगे या सारे पार्टिकल एक साथ में ऊपर जाएंगे। तो अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स के देखें तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के सेम नहीं होंगे। अगर होंगे तो एक लूप में फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। बाकी ना काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के, ना वेलोसिटीज, ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो वो फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो 138 में आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, फेज। अच्छा 139, in simple harmonic motion the velocity is maximum when the restoring force is a zero। मीन पोजीशन पे अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा। मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जीरो। तो 139 में आपके पास बी ऑप्शन, जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा। 140 the velocity of sound is 330 meter per second. To hear a sound with 50% higher frequency, a listener should move towards the stationary source with a velocity equal। तो पहली बात तो यह है कि आप देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वी इनटू एफ, बिकॉज ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी आपके पास इक्वल टू, तो देखिए ए ऑप्शन 330 ये तो नहीं है, क्योंकि अगर 330 होगा तो ये डबल हो जाएगा 100%, तो 50% तो नहीं होता। ठीक है, अगर 220 में करूं 220, तो 220 को अगर मैं डबल करूं ये 440 आता है, और यहां पर 330 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, ये भी नहीं पॉसिबल। ठीक है, 110 अगर मैं करूं, 165 मीटर अगर पर सेकंड में करूं, तो 165 मीटर पर सेकंड इज हाफ ऑफ 330, हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, 50%। हाफ का मतलब क्या होता है, 50%। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास 50% इंक्रीज ये आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास VO हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हो, हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है 50, तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होगा 50% मोर देन एफ आपके पास होगा। तो 140 में आपके पास सी ऑप्शन 165। आसान अल्फाज में अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिया, ये 330, और अगर 330 को मैं हाफ करूं 165, और हाफ का मतलब क्या होता है 50%, तो अगर वी के मुकाबले में हाफ हो तो 50% फ्रीक्वेंसी में हम इंक्रीज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 140 में आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। 141 टू रिजोनेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर इन 3 लूप्स इट मस्ट बी प्लग्ड। याद रखिए रिजोनेटिंग लेंथ आपके पास जो होता है फॉर अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, Ln इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2n। ये n नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रिजोनेटिंग लेंथ है, Ln इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2n। तो अगर आप देखिए 141 में, ठीक है, टू रिजोनेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर इन 3 लूप, तो ये n आप 3 पुट कर लेंगे, L3, ये L डिवाइड बाई 6 आपके पास होगा, L डिवाइड बाई 6। सो द लेंथ इज 5 मीटर, द लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है, तो अगर आप 5 डिवाइड बाई लेंथ 5 मीटर है, तो 5 बाई 6 मीटर पे अगर आप प्लग करें तो आपके पास 3 लूप्स बनेंगे। ठीक है, तो 141 में आपके पास आ गया डी ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 5 डिवाइड बाय 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। रेजोनेटिंग लेंथ वहां पर मैंने लिख लिया है। ठीक है, कि अगर स्ट्रिंग हो और वो फिक्स हो दोनों एंड से,
तो रेजोनेटिंग लेंथ आपके पास L डिवाइड बाई 2n, ये n नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 लूप से n3 पुट करें। 142, a string is vibrating in 5 loops when stretched by a weight of 10 Newton. To produce 10 loops in the string must be stretched by a weight. याद रखिए हमारे पास फॉर्मूले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1 डिवाइड बाई 2L अंडर द रूट ऑफ टेंशन डिवाइड बाय m प्राइम। ठीक है, अगर आप वेट सस्पेंड कर रहे हैं वेट, तो टेंशन को आप वेट से रिप्लेस कर लेंगे m प्राइम। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ वेट, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो अगर यहां पर आप देखिए अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 5 लूप्स व्हेन स्ट्रेच वेट ऑफ 10 न्यूटन, 5 लूप्स बनते हैं अगर टेंशन या वेट 10 न्यूटन हो। तो अगर 10 लूप्स बन जाए, 10 लूप्स, ठीक है, 10 लूप्स आपने बनाने हैं, ठीक है, इन द स्ट्रिंग मस्ट बी स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ, तो आप देखिए 5 और फिर 10, तो 10 5 का डबल है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल करना चाहता हूं तो टेंशन या वेट को मुझे 4 टाइम्स बढ़ाना होगा, क्योंकि 4 अंडर रूट तो क्या हो जाएगा डबल। तो अगर मैं वेट या टेंशन 4 टाइम करूं, अगर पहले 5 लूप बन रहे थे अब 10 लूप्स बनेंगे। ठीक है, तो टेंशन या वेट 4 टाइम, तो 10 का 4 टाइम आपके पास क्या है 14 न्यूटन। तो 10 न्यूटन से अगर आप टेंशन या वेट जो आप सस्पेंड करें, जो टेंशन प्रोड्यूस करे स्ट्रिंग में, अगर आप वो 4 टाइम करें तो फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 142 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वन 43, which of the following is false for equipotential surface of a point charge? अगर ये आपके पास पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? ए ऑप्शन दे आर इक्वली स्पेस्ड, बी ऑप्शन दे आर कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो देखिए जो इक्विपोटेंशियल सर्कल्स होते हैं ये आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं एक। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ई, यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपके पास होते हैं। ठीक है, और जो ए ऑप्शन है दे आर इक्वली स्पेस्ड, याद रखिए इक्वली स्पेस नहीं होता है। आप पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सर्कल्स के दरमियान स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, फॉल्स स्टेटमेंट है कि आपके पास ये दे आर इक्वली स्पेस, पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द इक्विपोटेंशियल सर्कल्स इक्वल स्पेस नहीं होंगे। चार्ज के नजदीक स्पेस कम होगा और चार्ज से दूर स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ए ऑप्शन दे आर इक्वली स्पेस, दिस इज फॉल्स। अच्छा, 144 two unequal and opposite charges are placed at a distance r from each other, the point of zero electric potential will lie। अगर ये आपके पास चार्ज है, ये पॉजिटिव Q1, ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास Q2 है। सही है, एक बात याद रखिए, अगर मैं एक पॉइंट लूं जहां पर नेट पोटेंशियल आपके पास 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और याद रखिए V1 आपके पास KQ डिवाइड बाय R1 में लिख लूंगा, एंड V2 आपके पास होगा इट विल बी KQ1 डिवाइड बाय R1, ये KQ2 डिवाइड बाय R2 आपके पास होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर हम यहां पर माइनस लगाते हैं, इसके साथ हम माइनस लगाते हैं, माइनस KQ2 डिवाइड बाय R2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा प्लस KQ1 डिवाइड बाय R1, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा माइनस KQ2 डिवाइड बाय R2। अगर आप इन दोनों को ऐड करें और ये आपको 0 देगा। ठीक है, तो फिर उस पॉइंट को हम कहते हैं द पोटेंशियल इज 0। तो ये तब पॉसिबल है अगर V1 का मैग्नीट्यूड Q1 के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड Q2 के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। तो KQ1 डिवाइड बाय R1
KQ2 डिवाइड बाय R2, K एंड K इज अ कैंसल, तो इससे मैं लिख सकता हूं Q डिवाइड बाय R इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से मैं लिख सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या मैं यहां से लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। तो याद रखिए, अगर दो अपोजिट चार्जेस हो तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है, वो पॉइंट, वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो पॉइंट दूर होगा उससे, और जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा तो वो पॉइंट नजदीक होगा जिस पे V आपके पास क्या हो, जीरो हो। तो 144 में अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर स्मॉल होगा तो जहां पर V जीरो होगा वो नजदीक होगा उसके, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक वो पॉइंट होगा, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास जीरो हो। तो 144 में बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे दूर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अच्छा, 145 द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर, याद रखे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर इंसुलेटर इज ग्रेटर देन 1, बट relative permittivity is not equal to infinite for insulator। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर के लिए कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, हाँ कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट हो सकता है, इंसुलेटर के लिए इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से तो ज्यादा होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। कंडक्टर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है। तो 145 में आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 146 what is the ratio of charge on two conducting sphere of radii r1 and r2 having equal surface charge density। तो देखिए, surface charge density, magnitude of charge per unit area, Q is equal to surface charge density multiply by area। अगर स्फीयर हो तो 4 पाई r स्क्वायर, ये Q होगा। तो Q आपके पास होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अगर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या हो, कांस्टेंट। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि Q1 डिवाइड बाई Q2 will be equal to R1 square divided by R2 square if the surface charge density is a same। अच्छा, 147 which of the following is same for two concentric spherical Gaussian surfaces of radii r and 2r having a charge q at a center। अगर दो आपके पास गॉसियन स्फीयर हो और उसके सेंटर में Q चार्ज हो तो याद रखिए द फ्लक्स विल बी सेम, दोनों से फ्लक्स आपके पास सेम होगा। तो सी ऑप्शन आपके पास हो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 148 a disk is rotating about an axis through its center and perpendicular to its plane। A point P on the disk is twice as far from the axis as point Q at a given instant। The ratio of linear velocity, आपको पता है कि linear velocity is directly proportional to r, linear velocity is directly proportional to r। तो Vp आपके पास है डिवाइड बाई Vq, this is equal to 2r divided by r, so this is cancel। तो आपके पास 2:1 is the answer। The linear velocity is directly proportional to r, ठीक है, v is equal to r omega इक्वेशन से। तो 148 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 149 centripetal acceleration is an example of A option non uniform acceleration, B option uniform acceleration। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, तो इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी बात,
जरूरी तो नहीं कि आपके पास जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास यूनिफॉर्म होगा, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, आपके पास पॉसिबल है। तो ए ऑप्शन आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अगर हम डायरेक्शन के रेफरेंस पे भी ले और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में भी ले, ठीक है, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। अच्छा, अब 150 में आपको बताइए द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड टू 300 रिवोल्यूशन पर सेकंड इन 10 सेकंड। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो देखिए ओमेगा आपके पास ओमेगा जो होता है डेल्टा ओमेगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी आपको गिवन है 150 में, ठीक है, फ्रॉम 100 टू 300 तो चेंज 200 आ जाएगा और टाइम 10 सेकंड, तो आपके पास 2000 थीटा। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास आ जाएगा 2000। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये भी गिवन है 200, ये 10, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 151 if the linear velocity is constant then angular velocity is proportional to v is equal to omega divided by r। तो 151 में अगर आप देखें if the linear velocity is a constant, ठीक है, अगर linear velocity आपके पास constant हो तो ओमेगा को मैं लिख सकता, सॉरी, v is equal to r ओमेगा, ठीक है, अगर linear velocity आपके पास constant हो तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। तो आंसर आपके पास जो है 151 में आपके पास द एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। तो 151 में आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। 152 if a 0.1% increase occur in length due to stretching, the percentage increase in its resistance। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके पास है रो एल डिवाइड बाय ए, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। अगर मैं वॉल्यूम, लेट्स सपोज ये आपके पास एक वायर है, दिस इज अ वायर, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये आपके पास इसका लेंथ है, ठीक है, तो वॉल्यूम में लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो तो फिर मैं लिख सकता हूं ए और एल का प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर मैं वॉल्यूम से अगर लू एरिया का फॉर्मूला अगर मैं पुट करूं v डिवाइड बाय एल, तो एरिया को आप यहां पर पुट करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल v डिवाइड बाय एल, या ये आपके पास रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय v आपके पास बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। और इसके साथ मैं लिख लेता हूं ये स्ट्रेचिंग के लिए है। अगर आप एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास लेंथ और एरिया में चेंज आएगा। तो अगर मैं लिख लो कि मैंने एक वायर को स्ट्रेच किया एंड लेंथ में चेंज आपको दिया गया है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब आपको बताया गया है कि 0.1% increasing length, increase in a length when we stretch a wire। तो देखिए इनिशियल अमाउंट आपके पास जो भी होगा उसको आपने 100% कंसिडर करना होगा। इनिशियल अमाउंट जो भी आपके पास होगा उसको आपने 100% कंसिडर करना होगा। और अब अगर 0.1% इसमें इंक्रीज आया
तो इसका मतलब है कि लेंथ आपके पास बन जाएगा 100.1%, 100.1%। ठीक था। सॉल्यूशन तो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी कोई पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के स्क्वायर के साथ वेरी हो रहा है और परसेंटेज इंक्रीज 1%, 2%, 3%, इस तरह हो स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज, तो आप क्या करें कि अगर लेंथ में 0.1 है तो 0.1 को 2 दफा लिख कर ऐड करो, 0.1 प्लस 0.1, तो 0.2% आपके पास रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा। कोई भी पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के स्क्वायर के साथ अगर वेरी कर रहा है और परसेंटेज इंक्रीज स्मॉल गिवन हो, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, ठीक है, तो आप क्या करें, अगर इसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, फॉर एग्जांपल यहां पर एमसीक्यू में 0.1% गिवन है लेंथ में, तो लेंथ पे स्क्वायर है ना, तो 0.1 प्लस 0.1, 0.2% रेजिस्टेंस में होगा। अगर 0.2% लेंथ में इंक्रीज आ जाए तो 0.2 प्लस 0.2, 0.4% आपके पास अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस में आएगा। ये इसका शॉर्टकट है। तो 152 में आपके पास जो आंसर होगा, तो बी ऑप्शन 0.2% इज द आंसर। 153 एमसीक्यू में अगर आप देखें, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। पेपर में ये 3 मिसिंग है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। व्हाट इज इट्स लेंथ? तो आप ये देखिए, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको दिया गया है 3 मीटर क्यूब, सही है। रेजिस्टेंस आपके पास जो है, दिस इज रो एल डिवाइड बाय ए, रो एल डिवाइड बाय ए। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आपके पास लेंथ और एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो 3 मीटर क्यूब आपको दिया गया है, एंड द वॉल्यूम ऑफ अ वायर is the product of length of a wire and area of the wire। तो वॉल्यूम आपके पास 3 के बराबर है, and this is length A। अच्छा, लेंथ आपके पास बन जाएगा, लेंथ आपके पास, बल्कि मैं एरिया लिख लूंगा, एरिया हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाय एल। अब इस एरिया को आप यहां पर पुट करें तो रेजिस्टेंस आपके पास बन जाएगा रो एल डिवाइड बाय ए, 3 डिवाइड बाय एल, और ये आपके पास रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। आपसे क्या मांग रहा है? आपसे लेंथ मांग रहा है, और रेजिस्टेंस आपको दिया, ये द रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। ये पेपर में मिसिंग है 3 ओहम, द रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। तो अब यहां पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, 3 इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। आपसे लेंथ मांगा गया है, तो 3 यहां पर शिफ्ट करें, 9 रो एल स्क्वायर, ये आपके पास 9 डिवाइड बाय रो इनटू एल स्क्वायर, या ये आपके पास 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ रो इनटू एल। और आपके पेपर में रेजिस्टिविटी को इस सिंबल से डिनोट किया गया है, ठीक है। सो 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 इज द आंसर। फिर थोड़ा सा सोल्यूशन को देखें, 153 एमसीक्यू का, वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, या स्टैंडर्ड सिस्टम में तो आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस रो एल डिवाइड बाय ए, वॉल्यूम of a wire is equal to the product of length and area। लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट ये आपको क्या देता है? वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो 3 आपके पास बन गया, दिस इज इक्वल टू एल ए, ठीक है। ए को मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइड बाय एल, और इसी एरिया को उठाकर यहां पर पुट करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय 3 एल ऊपर चला जाएगा, तो रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। रेजिस्टेंस जो कि पेपर में मिसिंग है 3 ओहम, इसका मार्क सबको मिलेगा, ठीक है। ये 3 ओहम, तो 3 यहां पर मैंने पुट कर लिया, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 यहां पर शिफ्ट करें, 9 इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर 9 डिवाइड बाय रो, आप अंडर रूट निकाल लें, तो 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 5, ठीक है। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन का मार्क सबको मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 ओहम में से 3 मिसिंग था, मिसप्रिंट हुआ था, तो इसलिए इसके मार्क्स सबको मिलेगा। 153 में करेक्ट आंसर आपके पास आ रहा है डी ऑप्शन, ये वाला 3 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 5। अच्छा, 154, a 90 volt potential difference is applied across 10 ohm and 20 ohm resistance in series, the current in 20 ohm resistor is। जब भी आपने सर्किट में करंट को मालूम करना है
तो आप टोटल पोटेंशियल को टोटल रेजिस्टेंस पे क्या करें, डिवाइड करें। तो 9 वोल्ट, ठीक है, 154 में से पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास जो है 10 + 20 30 ओम। दिस इज कैंसल, 3 3 9। और आपको पता है कि सीरीज में करंट आपके पास होते हैं वो सेम पास होता है। तो 154 में सी ऑप्शन 3 एम्पेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जब भी याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो अगर आपने सर्किट में करंट को मालूम करना है तो आपने पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स को टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड करना होगा। तो टोटल पोटेंशियल 90 वोल्ट है, दो रेजिस्टर्स है सीरीज में 10 और 20 ओहम, ठीक है, तो उसको सम करे 30 बनता है आपके पास। तो सीरीज में करंट आपके पास दोनों से सेम पास होते, तो 154 में से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 155 मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। एक बात याद रखे, मैक्सिमम पावर आउटपुट जब होता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट आपके पास जो होता है, तो इसमें से इंटरनली सोर्स जितना पावर इस्तेमाल करता है तो सर्किट भी उतना ही पावर इस्तेमाल करता है। जब पावर आउटपुट मैक्सिमम होता है तो जितना पावर सोर्स कंज्यूम करता है उतना पावर सर्किट भी कंज्यूम करता है या रेजिस्टर भी कंज्यूम करता है। तो मतलब इक्वल अमाउंट में पावर जो है वो सोर्स और सर्किट यूज कर लेता है। तो अगर टोटल पावर 100% है और इक्वली डिवाइड हम करो तो 50% सोर्स कंज्यूम करेगा, 50% सर्किट कंज्यूम करेगा। तो 155 में से मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू लोड इज अ 50% ऑफ द टोटल पावर। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर सोर्स मैक्सिमम पावर सर्किट को दे रहा है तो उस दौरान 50% पावर सोर्स इस्तेमाल करेगा और 50% सर्किट को मिलेगा। सोर्स और सर्किट का जो पावर होता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर आउटपुट के दौरान ये बराबर होता है, ठीक है। तो 50% आपके पास आंसर है। तो 155 में ए ऑप्शन 50% इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 156 टू पैरेलल वायर्स कैरी सेम करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये आपके पास दो वायर्स है, ये आपके पास आई और ये आपके पास आई, ठीक है। अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हो और उसमें पैरेलल करंट जा रहे हैं, पैरेलल करंट, तो देखिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से आप मालूम करें तो देखिए यहां पर इस ब्लेड का नॉर्थ पोल मेरी तरफ होगा, साउथ पोल आप लोगों की तरफ होगा। और अगर इसका मैं देख लो तो यहां पर इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल आपकी तरफ होगा और साउथ पोल मेरी तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अपोजिट है तो आपके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो 156 में टू पैरेलल वायर्स कैरी सेम करंट इन सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर इज, ठीक है, द फील्ड ऑफ ईच करंट इज अ बी। तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपके पास है वो जीरो होगा, बिकॉज दोनों वायर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आपके पास क्या होंगे, अपोजिट, ठीक है, यही वजह है। अच्छा, 156 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज ए। 157 एमसीक्यू में आप देखें, इफ अलोंग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज अ डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी। एक बात याद रखिए, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर हो, पाइप नहीं वायर, तो उसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा और आउटसाइड भी नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर हॉलो पाइप हो तो हॉलो पाइप के इनसाइड चूंकि करंट जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, बट आउटसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉन जीरो। तो अगर पाइप हो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो बी आपके पास ओनली आउटसाइड, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है कि ओनली आउटसाइड द पाइप। 158 एमसीक्यू है, two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a uniform magnetic field and move in a circle of radii r1 and r2 respectively. The ratio of mass
ऑफ x टू दैट ऑफ y। याद रखिए हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल टू, बल्कि मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख लूंगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का फार्मूला या थर्ड चैप्टर में रेडियस R इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई QB, और वेलोसिटी को आप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर लिख ले, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर लिख ले, तो याद रखे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मैं स्क्वायर निकालू दोनों साइड का, तो m1 आपके पास डिवाइड बाय m2, दिस विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपके पास है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ था, r2 डिवाइड बाय r2 होल स्क्वायर, ये r1 डिवाइड बाय r2 होल स्क्वायर है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आंसर को फिर सेलेक्ट किया करें, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 159, a moving charge will gain energy due to the application of, याद रखिए अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे सिर्फ वर्क डन कर सकता है। अगर इवन चार्ज रेस्ट में हो या मोशन कर रहा है तो एनर्जी गेन कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल एनर्जी को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्डन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्डन नहीं कर सकता। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन कर रहा है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं। तो 159 आपके पास जो है, इसमें आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। एमसीक्यू 160 एमसीक्यू में two identical circular loops of metal wires are lying on a table without touching each other। इस एमसीक्यू में म्यूचुअल इंडक्शन का जिक्र है। म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोगों को पता है कि अगर मैं प्राइमरी में करंट इंक्रीज करूंगा तो सेकेंडरी में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो प्राइमरी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर करंट में डिक्रीज कर रहा हूं तो सेकेंडरी में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो एक बात याद रखिए, अगर मैं प्राइमरी में करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, सो सेकेंडरी जो है और प्राइमरी के दरमियान रिपल्शन होगा, रिपल्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास जो है वो अपोजिट होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो दे विल रिपेल, सही है। और अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो अट्रैक्ट। लेकिन एमसीक्यू में दिया गया है कि हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं एक लूप में और वो दूसरे लूप में करंट इंड्यूस कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब है दे विल रिपेल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, दे विल रिपेल। 161 में two circular coils can be arranged in any of the three situations shown in figure। their mutual inductance will be, A में आपके पास मैक्सिमम होगा क्योंकि एक लूप इस तरह पड़ा हुआ है, दूसरा लूप भी इस तरह पड़ा हुआ है, तो इसमें आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके वो इससे पास होंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम एट ए। बाकी अगर आप बी में देख ले, बी में तो लूप इस तरह पड़ा हुआ है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तीसरे में आपके पास लूप इस तरह है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह पास होंगे, इससे नहीं पास हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन इसका भी जो है मैक्सिमम नहीं होगा। सो दिस इज द केस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, 162 इन एसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। ठीक है, 162 में बी ऑप्शन आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे क्या पूछ रहा है, इन एसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ये देखिए आपके पास फॉर्मूला ये एन ओमेगा ए बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा आपके पास है, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो सरफेस एरिया विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सरफेस एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स विल बी जीरो फ्रॉम द कॉइल। तो फ्लक्स अगर जीरो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एरिया का तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, लेकिन जब नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस एरिया पैरेलल होता है,
और जब सरफेस एरिया पैरेलल होता है तो फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। तो 162 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 163 अ ट्रांसफार्मर इज इंप्लाइड, इसमें से आपने एफिशिएंसी मालूम करना है, ठीक है। तो आउटपुट या सेकेंडरी पे पावर, ठीक है, डिवाइड बाय प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं IS VS IP इंटू VP मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखिए IS भी आपको गिवन है, VS भी गिवन है, IP भी गिवन है, VP भी गिवन है। अगर आप इसमें से पुट करें तो आपके पास आ जाएगा कि 220 में अगर IS लिख लो, अगर आप IS देखें, ट्रांसफार्मर इज अप्लाइड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। तो इसका मतलब है VS आपके पास 11 वोल्ट है और करंट आपके पास IS कितना है, दिस इज अ 90 एम्पेयर। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 90%, ठीक है। तो 163 में आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपको 90% देगा। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 164 एमसीक्यू अगर मैं कर लो, द पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, याद रखे ड्यूरिंग अ हाफ वेव rectification, during a half wave rectification, the frequency of DC will be equal to the frequency of AC। और याद रखिए अगर AC का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ना हो तो आप अपने फ्रीक्वेंसी जो पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं AC, उसका फ्रीक्वेंसी आप कंसिडर करेंगे 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो द पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज आपके पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 165 which of the following give pure DC as a output। प्योर DC आपके पास क्या होता है, बैटरी या सेल आपको जो आउटपुट देता है वो प्योर DC कहलाते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, बी फुल वेव रेक्टिफायर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिए हाफ वेव रेक्टिफायर आपको जो आउटपुट देता है उसका भी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होता है और फुल वेव का भी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होता है, तो इसलिए आपके पास प्योर DC ये दोनों आपको नहीं दे सकते, ठीक है। प्योर DC आउटपुट आपके पास तब होता है अगर आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद या फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद अगर आप फिल्टर से जो आउटपुट था हाफ वेव का या फुल वेव का अगर आप पास करें तो फिर वो आपको नॉन फ्लक्चुएटिंग DC देगा, या बैटरी या सेल आपको प्योर DC या नॉन फ्लक्चुएटिंग या नॉन पल्सुएटिंग DC देगा, ठीक है। तो आपके पास 165 में डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। 166 dual nature of radiation is shown by photoelectric effect, particle nature और diffraction wave nature। तो डी ऑप्शन आपके पास जो है ये डुअल नेचर के बारे में आपको बता रहा है। 167 for the Bohr first orbit of circumference 2 pi r the de Broglie wavelength of revolving electron will be। तो हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा the de Broglie interpretation of second postulate of Bohr model, ठीक है। तो वो आपके पास बराबर होता है for the Bohr first orbit of circumference 2 pi r the de Broglie wavelength 2 pi r is equal to n lambda, ठीक है। the de Broglie interpretation of the second postulate of Bohr model n lambda 2 pi r। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो n आपके पास 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट हो तो n आपके पास 2 होगा, थर्ड हो तो n 3 होगा, लेकिन एमसीक्यू में आपसे फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ रहे तो n इज इक्वल टू 1, तो लिम्डा आपके पास 2 पाई r के बराबर आपके पास होगा। तो 167 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए आ रहा है। अगर n को आप 1 पुट करें तो लिम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। लिम्डा आपके पास 2 पाई r होगा। 168 an electron of mass m when accelerated
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, lambda is equal to h divided by under the root of 2mq capital V, 2mq capital V, an electron of mass m when accelerated. तो यहां से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, स्क्वायर रूट ऑफ मास. अब यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं कि आपके पास है द de Broglie wavelength associated with a proton of mass m, तो मैं लिख लूंगा lambda of proton divided by lambda of electron is equal to mass of electron divided by mass of a proton. तो wavelength of proton आपसे मांग रहे हैं इस रिलेशन के बेस पे. wavelength is inversely proportional to the square root of mass. तो lambda p divided by lambda e, this is equal to under the root of me divided by mp. तो अगर इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले, lambda p is equal to lambda of electron under the root of me. तो आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया ये स्मॉल m एंड ये कैपिटल M, और ये आपके पास lambda p lambda अंडर द रूट ऑफ स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M. तो आंसर आपके पास जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 169 There are in one photon of frequency f1 in a beam. 169 में याद रखे, यहां पर मैं लिख लेता हूं फॉर बीम्स ऑफ डिफरेंट लाइट. अगर एनर्जी आपके पास बीम का सेम हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं रेड और ब्लू, अगर इनके बीम के एनर्जी सेम हो तो फिर याद रखें हम लिखते हैं E इज इक्वल टू कांस्टेंट, NHF इज इक्वल टू कांस्टेंट. H तो कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं NF इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन, या नंबर ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है सी आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ. यहां से मैं लिख सकता हूं N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय F1. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी. दो लाइट बीम हो, दो लाइट बीम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले लाइट, और उन बीम के एनर्जी अगर बराबर हो तो उनके नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले लाइट बीम के एनर्जी सेम हो तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. या मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटॉन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसके नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तब जाकर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले बीम लाइट के एनर्जी सेम हो सकते हैं. तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है. अच्छा, अब 170 द मैक्सिमम कॉम्पटेंट शिफ्ट अकर, ये तो आसान है, आपके पास फार्मूला है डेल्टा लिम्डा H डिवाइड बाय m नॉट C 1 माइनस cos थीटा. ठीक है, तो थीटा अगर 180 हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट आपके पास होता है. तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. 171 फॉर अ गिवन मटेरियल द photo electrons emitted do not all have same kinetic energy. The material can be characterized by a single value of a stopping potential. याद रखिए, अगर आप रेड लाइट को फॉल कर रहे हैं या ब्लू लाइट या किसी भी लाइट को आप फॉल कर रहे हैं और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है, तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकते. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकते, लेकिन हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मालूम करते हैं. तो अगर आप सिंगल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सिंगल लाइट के लिए वो कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन अ सिंगल वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मटेरियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ए ऑप्शन आपके पास है, इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो सिंगल लाइट के लिए आपके पास सिंगल पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, अच्छा 172 the depletion region. 172 the depletion region contain
बाउंड चार्ज ओनली। याद रखिए, आपके पास जो डिप्लेशन रीजन होता है या पीएन जंक्शन होता है, तो उसमें से आपके पास बाउंडेड एटम्स होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एग्जिस्ट देयर। तो 172 में आपके पास बी बाउंड चार्जेस ओनली। अच्छा 173, ये भी इजी है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल में हो, तो आप एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि माइनस 13.6 के शेल में, माइनस 3.4 एल शेल में, तो सेकंड ये आपके पास क्या होता है, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जो है ये सेकंड ऑर्बिट से एनर्जी निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगा। 173 में आंसर आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 174 में इन एनी 174 आपके पास जो है द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज आर, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो आपको पता है कि रेडियस आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अगर मैं लिख लो R3, ठीक है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज R, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो R3 डिवाइड बाय R2, तो ये 3 है तो 3 स्क्वायर ये 9 बन जाएगा, ये सेकंड है 2 तो 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा आपके पास। और मैं लिख सकता हूं R3 आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ R2, और R2 को R लिखा गया है, तो ये 9 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो डी ऑप्शन 174 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो कि बोर एटॉमिक मॉडल से आप निकालते हैं। ठीक है, तो R3 डिवाइड बाय R2, तो R3 N3 है तो 3 स्क्वायर 9, ये R2 है N2 है तो 2 स्क्वायर 4, तो R3 आपके पास 9 डिवाइड बाय 4 R2, और R2 को R लिखा है, तो आंसर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 174 में। 175 in any Bohr orbit of the hydrogen atom, the ratio of kinetic energy to the potential energy of the electron। तो ये बात याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपके पास होता है। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल लें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो ये 1/2 होता है, लेकिन आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो -1 डिवाइड बाय 2, सी आपके पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 176 ठीक है, 176 आपके पास जो है, if n is the number of atoms of radioactive sample and r is the decay rate, then the ratio of r divided by n varies with the time। तो देखिए डेल्टा n डिवाइड बाय डेल्टा t, इसको r कहा गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स आपको n कहा गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा n डिवाइड बाय डेल्टा t डिवाइड बाय n नॉट। ठीक है, इसको r डिवाइड बाय n नॉट, और स्टेटमेंट के मुताबिक से ये r डिवाइड बाय n आपके पास होगा। ठीक है, तो कंडीशन आपके पास ये है कि r डिवाइड बाय n द डीके रेट पर यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड, ठीक है, जो कि लिम्डा को रिप्रेजेंट करता है। तो लिम्डा तो आपके पास कांस्टेंट होता है, तो कौन सा ग्राफ आपके पास है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो लिम्डा आपके पास जो होता है इट इज कांस्टेंट। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, और कंडीशन के मुताबिक से लिम्डा r डिवाइड बाय n दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो कौन सा ग्राफ आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला, ये r डिवाइड बाय n, और ये आपके पास टाइम। और इसका मतलब ये है कि r डिवाइड बाय n जो कि लिम्डा है वो तो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए आपके पास ये ग्राफ आप देखिए दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज अ डी। शॉर्टकट तरीका ये कि बेसिकली इस एमसीक्यू में आपको लिम्डा के बारे में कहा गया है कि लिम्डा टाइम के साथ हम किस तरह रिलेट करते हैं, और ये बात याद रखिए किसी भी मटेरियल के लिए जो लिम्डा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लिम्डा चेंज नहीं होता, तो इसलिए आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरह कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, लिम्डा इज कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए ग्राफ आपके पास डी ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन होगा। 177 16 gram of a radioactive sample is present at time t is equal to 0. After 6 hours, it was found that 12 gram of the sample has decayed. The half-life of the sample will be dash. तो इनिशियल मास क्या था? 16 ग्राम था, ठीक है। डीके आपके पास क्या था? 12 ग्राम था। रिमेनिंग आपके पास कितना होगा? तो 16 माइनस 12 4 ग्राम आपके पास रिमेनिंग होगा। तो पहले 16 ग्राम था, अगर 12 ग्राम डीके हो जाए तो रिमेनिंग कितना होगा? 4 ग्राम होगा। तो देखिए 16 को अगर मैं हाफ करूं तो 8, और अगर 8 को मैं हाफ करूं तो 4। तो इसका मतलब यह है कि इसने 2 हाफ लाइफ लिए है, इसने 2 हाफ लाइफ लिए है। तो अगर 6 आवर टाइम इसने लिया है तो आपके पास जो हाफ लाइफ होगा वो आपके पास 3 आवर्स होगा। 6 आवर्स डिवाइड बाय 2, ये आपके पास 3 आवर्स, ठीक है। अगर 2 हाफ लाइफ लिए है तो टोटल टाइम को 2 पे डिवाइड करें। अगर 3 हाफ लाइफ लिए है तो टोटल टाइम को 3 पे डिवाइड करें। अगर 4 हाफ लाइफ लिए है तो टोटल टाइम को 4 पे डिवाइड करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनिशियली 16 ग्राम मास था और फिर 4 ग्राम मास रह गया, तो 16 को हाफ करें 8 ग्राम, फिर 8 को फिर हाफ करें 4 ग्राम। तो अगर 4 ग्राम रिमेनिंग है तो 12 ग्राम डीके, इसका मतलब है 2 हाफ लाइफ इसने लिए। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3 आवर्स आपके पास जो है वो हाफ लाइफ होगा इस रेडियोएक्टिव मटेरियल का। तो 177 में आंसर आपके पास बी आ रहा है। 178 इफ द रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.69 डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। तो आपके पास जो रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट है 0.69, और इसको अगर आप डिवाइड करें 1.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ ईयर्स, ठीक है। तो आप देखिए 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, और 69 को अगर आप 1 पे डिवाइड करें तो 6 आंसर आप गेस कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास 6542 ईयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा नजर इस पे डाल ले, 0.69 डिवाइड बाय 1.07, 10⁻, ये -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴। अगर आप इसको देखें 0.69 डिवाइड बाय 1 और 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर 60s में ही आएगा। तो आप गेस कर सकते हैं 6542 ईयर्स आपके पास इसका हाफ लाइफ होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कभी कभी आप गेस करेंगे, कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं होता, तो 0.69 डिवाइड बाय 1.079 अगर आप अकल इस्तेमाल करें तो आंसर आपके पास राउंड अबाउट 0.6 में ही, मतलब 6000 में ही आपके पास आएगा। 179 द हाफ लाइफ ऑफ P8-218 is 3 minutes. What mass of a 16 gram sample of P8-218 will remain after 15 minutes? तो देखिए हाफ लाइफ आपके पास कितना है? हाफ लाइफ इज 3 मिनट्स, और टोटल टाइम आपको 15 मिनट्स दिया गया है। तो 15 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मिनट्स। तो कितने हाफ लाइफ इसने लिए है? ये 5 आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। तो आप ये देखिए टोटल मास जो लिया गया है वो 16 ग्राम है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसने कितने लिए? 5। तो 16 को आप हाफ करें 8 को फिर हाफ करें 4 को फिर हाफ करें 2 को फिर हाफ करें 1, और 1 को फिर हाफ करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम। तो डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर आपके पास डी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसने 5 लिए है। 180 द रेडियोएक्टिव डीके, अगर आप लोग देखें XaZ, ये XaZ+1, इसका मतलब है एक बीटा इसने जो है वो प्रोड्यूस किया है, Z+1 एक बीटा इसने प्रोड्यूस किया है। फिर Xa-4 एंड Z-1। तो देखिए अगर A-4 है तो एक अल्फा इसने प्रोड्यूस किया होगा, और फिर जाकर ये आपके पास बन जाता है, बल्कि ये आपके पास Xa-4 Z-1। तो पहले इसने एक बीटा दिया था, A-4 आपको बता रहा है, इसने एक अल्फा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है
कि एक गेमा भी इसके साथ जरूर होगा, तो हमारे पास आंसर ये कि पहले इसने बीटा दिया है, फिर इसने अल्फा दिया होगा, और फिर नेक्स्ट आपके पास एक गेमा अगर ये डी एक्साइट हो गया है, तो बीटा, यहां पर अल्फा और गेमा, ये करेक्ट सीक्वेंस है कि इसने कौन से रेडिएशंस हमें दिए होंगे। तो बी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बीटा, फिर बीटा के बाद A-4 आपको बता रहे अल्फा, और अल्फा के बाद आपके पास गेमा प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन। थैंक यू सो मच।